नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी अनियमित कर्मचारी के प्रदेश संयोजक जो हमारे बीच मौजूद हैं, गोपाल प्रसाद साहू जी, और इनकी आगामी योजनाएं क्या क्या है अनियमित कर्मचारियों को लेकर के, और सरकार से जो इनकी लगातार जो मांग चल रही है, तो इनकी मांगे सरकार के पास किस स्थिति में पहुंची है, हम जानने की कोशिश करेंगे। गोपाल साहू जी, अभी जो आप लोगों ने निरंतर जो मांग कर रहे हैं और उन मांगों को लेकर के सरकार के सामने लगातार आप जो गुहार लगा रहे हैं, तो क्या स्थिति है? क्योंकि बजट सत्र भी अब सामने आए, कुछ दिनों में बजट भी पेश हो जाएगा, क्योंकि मार्च का महीना आने वाला है और उसमें पेश होने वाला है, क्योंकि फरवरी का जो माह है ख़त्म होने वाला है। तो क्या स्थिति है आपकी बजट और सरकार क्या मूड बना रही है? दीपक भाई, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा का आप हमेशा समर्थन करते रहे हैं, और जो प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी हैं उसके प्रति आपकी एक सहृदय से आप लगाव रखते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना वक्त निकाला। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश के जो 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी है उसकी जो मूलभूत जो मांगे हैं, चार सूत्री मांगे हैं, उसको लेकर के मुखर है। हमने आपने देखा होगा कि 15 जनवरी को हमने एक बड़ा आंदोलन किया था, और उस आंदोलन के माध्यम से प्रदेश के जो करीब 52 संगठन के जो अनियमित कर्मचारी हैं उसने अपनी मांग को शासन प्रशासन के समक्ष रखा था, और सरकार से हमने मांग किया था कि भाई हम 4 साल पूरा हो गया है, आपने 10 दिन में नियमित करने का कमिटमेंट किया है, वादा किया है, लेकिन आज 4 साल से अधिक समय हो गया है, और 4 साल होने के उपरांत भी आप हमारे लिए, प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी के लिए आप किसी प्रकार के घोषणाएँ नहीं की है, जिससे हम काफ़ी व्यथित हैं और आक्रोशित हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में कदम उठाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय या शासन प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की अभी तक हमारे पास किसी प्रकार की सूचना नहीं है। और जैसा कि अब आप बता रहे हैं कि 1 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने वाले हैं, और अभी क्लियर नहीं है कि बजट कब प्रस्तुत होगा, लेकिन हमारा ये है कि जैसे पेपर में या समाचार पत्रों में आ रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि 6 फरवरी को अभी बजट प्रस्तुत हो सकता है। उसमें हमारे लिए क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी हमने 11 तारीख को एक मीडिया के साथ गोट बात कार्यक्रम रखा था, जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के लगभग 36 संगठन के साथी हमारे पास आए और मीडिया को अपने पीड़ा बताए थे। हम अभी जो 19 तारीख को रविवार को भी एक वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसके माध्यम से प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा हो या दैनिक वेतनभोगी हो, कलेक्टर या समायुक्त दर या फिर प्लेसमेंट या फिर अंशकालिक जो हमारे साथी हैं, या फिर क्या जॉबदार मानदेय है, ये पूरे बैठ करके अपने वर्चुअल माध्यम से हम एक चर्चा करेंगे कि हमको आगे की रणनीति क्या है। ऐसे प्रारंभिक तौर पर हमने क्या है कि 11 तारीख को एक निर्णय ले लिया है कि जैसे बजट प्रस्तुत होगा उस पर देखेंगे कि उसमें हमारे लिए क्या होता है, उसके आधार पर हम एक आंदोलन करेंगे। और इसके लिए एक टेंटेटिव तारीख हमने तय किया था कि ये 12, 13, 14 हो सकता है। उसी पर हम एक चर्चा करेंगे कि अपने को चूँकि सरकार की तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई इनपुट नहीं मिल रहा है, ना इस तरह से कहीं हमको एक लिंक नहीं दिखाई दे रहा है कि सरकार हमारे लिए कुछ बजट में रखेगा। फिर भी हम आशावादी हैं। प्रदेश के एक सम्मानीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई 14 जनवरी 2019 को भी उसने हमारे मन से, अनियमित मन से कहा था कि भाई ये साल किसान बन के, अगले साल कर्मचारी बन के होई। तो हम आशान्वित हैं, और अब हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि प्रदेश के जो इस प्रकार के जो लाखों अनियमित कर्मचारी है, करीब 5.5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी है, उसकी मांगों को आप बजट में रखें ताकि हमको कुछ राहत मिले। और फिर मैं बताना चाहूँगा दीपक भाई कि हमारा नियमितीकरण, जब से लोग सुनते हैं कि 5.5 लाख है तो सब ये बोलते हैं कि सबका नियमितीकरण कैसा होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर स्पष्ट बताना चाहूँगा कि ये 5.5 लाख में से सबको नियमितीकरण की ज़रूरत नहीं है, ना वो नियमितीकरण की मांग कर रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे संविदा या दैनिक वेतनभोगी या फिर कलेक्टर दर या समायुक्त दर है उसके साथी है, या जो मानदेय के साथी है जिसकी वेतन जो एक समतुल्य रेंज में है, उसको तत्काल नियमित कर सकता है। लेकिन जो हमारे अंशकालिक साथी है, जैसे अंशकालिक साथी के कॉलेज में भी है और स्कूल में भी है, तो इन साथियों को पहले क्या है पूर्णकालिक दर्जा दे, उसके बाद एक समय सीमा में उसको नियमित करें। इसी प्रकार क्या है हमारे साथ में जो आउटसोर्सिंग के साथी है, आउटसोर्सिंग के साथियों को विभाग में समायोजित करे, उसके बाद एक निश्चित समय मुझको नियमितीकरण दे। इसकी जो संख्या है ये काफ़ी बड़ी बड़ी है। जैसे मैं बताऊंगा कि एक छोटे छोटे मानदेय वाली बात है। जैसे हमारे साथ जो
ठेका की बात कर रहा हूँ। ठेका में क्या है, 4-5 प्रमुख विभाग में जो काम करते हैं, जैसे मैं आबकारी विभाग में करीब 5,500 ठेका कर्मी से मतलब आउटसोर्सिंग से काम करते हैं, बिजली विभाग में करते हैं। इसी तरह क्या है, हमारे क्या है कि अलग अलग करीब 70 विभाग में आउटसोर्सिंग के साथ ही काम करते हैं। तो इसकी संख्या करीब 70 से 80 हज़ार है। तो इसको तो ये प्राथमिकता वो मांग कर रहा है कि भाई उसको विभाग में समझ करे, उसके बाद ही एक नियम के तहत उसको नियमित करें। हमारे जो छोटे मानदेय में जैसे बता रहा हूँ कि रसोईया या फिर मितानिन जाप दर में काम करते हैं, मितानिन लोग ये मांग करें कि उसको कलेक्टर दर दें। ऑलरेडी उनको 6,500 मिलता है यदि जाप दर के हिसाब से बात करें तो एक कलेक्टर दर जो न्यूनतम कलेक्टर दर है 9,700 या 10,000। नहीं, मितानिनों को जो है वो दावा पत्र जो उनका है उसके माध्यम से जहाँ जाप दर बोलते हैं उसको, जाप दर बोलते हैं। कोई मानदेय नहीं मिलता, वो जाप दर है। मैं वही बता रहा हूँ कितना बड़ा विडम्बना है। हमारे मितानिन बहनें साथी या भाई साथी ये इंतज़ार करते हैं कोई बीमार पड़ेगा तो उसको वेतन मिलेगा। यदि किसी को टीबी बीमारी हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को डिलीवरी हो रहा है तो हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए उसको जो चार्ज लगता है वो उसको मतलब उसके लिए एक मानदेय उसको मिलता है। गोपाल जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं 5.5 लाख के लगभग अनियमित कर्मचारियों की खेमा है, उसमें नियमितीकरण कितने लोग मांग रहे हैं? देखिए, हमारा स्पष्ट है, हमारे जो 4 सूत्री मांग को हमने स्पष्ट किया हुआ है कि भाई इसमें सबसे पहले है कि जो जॉब सिक्योरिटी जो होता है किसी को काम से ना निकाले। जॉब सिक्योरिटी तो सबको चाहिए 5.5 लाख को। हम वो 5.5 लाख पूरे क्या है नियमितीकरण की मांग तत्काल नहीं कर रहा है। क्रीड़ा विभाग के कुछ लोग ने अभी क्रीड़ा विभाग का घेराव भी किया था और उसमें लगभग 25 से 30 हज़ार लोग जो है जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, क्रीड़ा विभाग में हमारे जो साथी हैं वो ठेका वाले साथी हैं। वो फेस टू मतलब व्यक्ति से व्यक्ति मतलब उसके साथ कॉन्टेक्ट करता है क्रीड़ा विभाग कि ये भाई एक जो सोलर जो सिस्टम है उसको मेंटेनेंस के लिए वो तय करता है। तो उनका ये कहना है कि भाई हमको कंटिन्यूटी चाहिए जॉब का, हमको उस तत्काल उसको क्या नियमितीकरण नहीं मांग रहा है, वो जॉब सिक्योरिटी मांग रहा है। इसलिए हमने क्या हमारे जो पहला सूत्री मांग है कि प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए और नियमितीकरण तक 62 या 65 वर्ष की जॉब गारंटी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपका जो कॉलेज में अतिथि व्याख्याता है या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में व्याख्याता है, ये क्या कर रहा है कि इसको तो तत्काल उसको नियमितीकरण की जरूरत नहीं है। नियमितीकरण तो चाहिए सबको, लेकिन वो चाहता है कम से कम उसको जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। हमारा जहाँ तक जानकारी है, जो जॉब सिक्योरिटी की बात हुई है तो हमारी जो चर्चा हुई है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कल के रोज़ हमारी किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो जॉब सिक्योरिटी के माध्यम से जो हमारे परिजन हैं उनको जॉब में लिया जा सकता है ताकि परिवार जो सुरक्षित हो जाए। देखिए, इसमें क्या होता है कि देखिए जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या है, उसमें भी कोई वैधानिक प्रक्रियाएँ सारी चीज़ होती है कि सरकार देखिए इस तरह से जो बातें हुई हैं वो राजस्थान में अलग अलग स्टेट में अलग अलग हुई है, जिसके तहत उनको क्या है मतलब नौकरी सुरक्षा एक स्थायीकरण दे दिया है। स्थायीकरण शब्द का ना वो इसको उपयोग होगा, इसको स्थायीकरण दे दिया कि भाई उसी जो काम जिस वेतन पर काम कर रहा है उसी वेतन में उसको एक जॉब सिक्योरिटी दे दे, स्थायीकरण कर दे ताकि उसको एक सुरक्षा की भावना जो है आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो असुरक्षा की भावना रहता है वो ना रहा है। और उस सरकार द्वारा जो श्रम कल्याण जो कानून के तहत जो लाभ मिलता है जैसे EPF है, ESI है या कंपनसेशन वाली बात है या फिर अनुकंपा नियुक्ति की बात है, तो वो सारी चीज़ सुविधाएँ मिल सकती है उनको। तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा उसका मानदेय वेतन बढ़ेगा ऐसा नहीं है। तो ये स्पष्ट रूप से। दूसरा, मैं अभी जब आपने पूछा कि भाई नियमितीकरण स्पष्ट रूप से तत्काल किसको चाहिए, हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं जो संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर या श्रमायुक्त दर पर जो साथी है या मानदेय में जो इक्वल वेतन मिलता है उसको तत्काल नियमित करें। अब लगता है अब आप लोगों की जो 4 सूत्री मांगों को लेकर के आपने मैदान में उतरा है और अब निरंतर आंदोलन करते आ रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार अब जो है अब चुनाव होने को है, कुछ दिनों में आचार संहिता लगने को है, अब आचार संहिता लग जाएगा तो आपकी मांग धरी की धरी रह जाएगी, परंतु जो भी होना है आप लोगों के विषय पर जो है सरकार फैसला देगी तो ये आचार संहिता के पूर्व ही देगी, तो क्या लगता है कि तत्काल में सरकार कुछ कर पाएगी? देखिए, हमें तो काफ़ी आश्वस्त सरकार से। उसने एक जगह नहीं कई समय पर कई अवसर पर उसने कमिटमेंट किया। लगता नहीं है कि सरकार को अब तक के फैसला ले लेना चाहिए था आपके नहीं के प्रति? नहीं, स्वाभाविक तौर पर समय बहुत कम है। नहीं, बिल्कुल ये तो स्वाभाविक तौर से काफ़ी लेट हो गया है कि मैं 10 दिन की बात करने वाले के 4 साल से अधिक समय हो गया है। ये तो हमारे लिए बहुत ही कष्ट देने वाली बात है और इससे हम काफ़ी आहत हैं। प्रदेश के पूरे जो लाखों अनियमित कर्मचारी है हमारे पास, जो हम बात करते हैं कि 5.5 लाख की संख्या, इससे कहीं ज़्यादा है।
तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे जो नियमितीकरण की जॉब सिक्योरिटी की जो बातें हैं उसको गंभीरता से लें और प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को हम एक नई सौगात दें। लोग कहते हैं, आपके कर्मचारी भी साथी कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा, ये मैं सुनता आ रहा हूँ। तो अब क्या लगता है कि भूपेश जी का भरोसा कायम रहेगा या भूपेश जी से भरोसा हट जाएगा, सरकार बदल जाएगी? ऐसी कुछ प्रतिक्रिया जो है आपके कर्मचारियों की तरफ से आया है कुछ? नहीं, देखिए अभी हमको उम्मीद या अपेक्षा किससे रहेगी? हमारे मुख्यमंत्री से रहेगा, हमारे अभिभावक हैं, सरकार होती है, एक जन कल्याणकारी होती है, जनता के लिए होता है, तो हमको तो उम्मीद तो है, भरोसा है। आपने अभिभावक की बात की है, यानी पिता तुल्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पिता तुल्य क्या अपने बच्चों पे किस प्रकार की आशाओं का पूरा कर पाएगी, आशाओं को? नहीं, हमको पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बजट में हमारे लिए कुछ न कुछ नहीं करेगा, नहीं तो फिर लोग नहीं करेगा या इस तरह से जो परिस्थिति बनती है तो हर जो कर्मचारी संगठन करता है जिसको एक विधि के अनुरूप उनको अधिकार दिया गया, हम कर ही रहे हैं। जैसे आवेदन निवेदन हम तो सैकड़ों बार किया। ये बात अलग है कि हमने 4 साल में कम से कम 50 बार हमने आवेदन किया कि भैया हम चर्चा करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ें समस्याएं होती है वो चर्चा करने से उसका समाधान निकलता है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि 4 साल में किसी भी संगठन को, हमारा ही नहीं, अन्य और जो अनियमित संगठन है, किसी को उसने बैठ के बात नहीं किया और जिससे ये दूरी गैप बनी हुई है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यदि किसी तरह कोई दिक्कत है तो हमसे बुला करके चर्चा कर सकते हैं, चर्चा करने से एक रास्ता निकलेगा। एक कमेटी बनाई है 3 साल पहले मार्च 2019 में, वो कमेटी ने आज तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो कई प्रकार की बातें हैं, हम नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि समय नहीं है। आप देख रहे हैं कि अभी हम फरवरी में हैं, 1 मार्च से बजट सत्र शुरू हो जाएगा। जो भी सरकारों को करना है तो यदि सकारात्मक चीज़ें लाना है तो वो बजट सत्र में ला सकता है। यदि नहीं लाता है फिर भी हमने एक अभी 19 तारीख रविवार को एक हमारे जो जितने भी अनियमित संगठन है, हमारे सहभागी संगठन है, उसके साथ हम लोग वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। उसमें तय करेंगे कि हम बजट संभावित तिथि क्या है, 6 तारीख को है प्रस्तुत करने का। तो हम आगामी क्या है 12, 13, 14 को अपन कोई एक कार्यक्रम करेंगे। यदि सरकार नहीं करती है तो आक्रोश सभा होगा, यदि करती है तो हम आभार सभा भी उसमें डाल सकते हैं उसको कि भैया यदि किए हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि हम मतलब एक बार फिर से आंदोलन करने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन। देखिए, जो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक पद्धति में जो हमको अधिकार मिले था हम तो करेंगे। वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं तो अभी तो बड़े पैमाने पे जो शहर के बीचों बीच मनाही हो गया, 100 से अधिक लोग बैठ नहीं पाएंगे, तो आपकी तो 5 लाखों की संख्या कहाँ बैठेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि देखिए आंदोलन करने वाले के लिए कोई जगह इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी जो ऊर्जा है, उनके उत्साह कितना है वो महत्वपूर्ण रखता है। आप शहर में बैठ गए, ऊर्जा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। यदि हम नया रायपुर भी देता है कोई, मतलब आप सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि ऊर्जा को आप वोट में बदलेंगे? नहीं, देखिए हम अभी वोट की बात नहीं करेंगे क्योंकि देखिए वोट तो जब बात होगा, जब आचार संहिता लगेगी, उसके बाद जो होगा उसको तब वोट की बात करेंगे। अभी तो हम आपके माध्यम से फिर पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि हमारी बातों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर, समयुक्त दर पर कार्यरत कर्मचारी है, जॉब दर है, मानदेय है, अंशकालिक साथी है या आउटसोर्सिंग साथी है, इसके भलाई के लिए कुछ घोषणा मतलब बजट में प्रावधान करें। घोषणा तो कई बार कर चुके हैं ना, घोषणा तो चुनाव के पहले भी किया था, चुनाव के बाद भी किया है, लिखित में किया है। घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। मैं बोलता हूं कि प्रावधान होना चाहिए। मुझे गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। दर्शक साथियों, जिस प्रकार से अभी गोपाल साहू जी ने अनियमित कर्मचारी जो मोर्चा के संयोजक हैं, उन्होंने सरकार से अपना निवेदन जिस प्रकार से जो भूपेश की सरकार है उससे लगातार करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इसके बाद जो सरकार है इन पर क्या विचार विमर्श बनाती है, क्योंकि अब बजट सत्र सामने है, समय भी बहुत कम है, कुछ दिनों में और कुछ महीनों में आचार संहिता लगने की संभावनाएं हैं
और बजट पेश इस साल का जो 2023 का जो बजट पेश होगा उसके बाद जो है संभावनाएं कम हो जाएगी। सरकार को तत्काल चाहिए कि एक कोई फैसला ले और अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रदान करे, और जिस प्रकार की इन लोगों की 4 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार लगे हुए हैं उस पर भी विचार विमर्श करके सरकार एक सकारात्मक नियम बनाते हुए इनको जिस प्रकार से इन लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं उस मांगों के प्रति इनको एक सौगात रूप प्रदान करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से रिपीट हो सकती है, क्योंकि 5 लाख जो परिवार हैं वो पूरे प्रदेश से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी तरीके से ये एक पॉजिटिविटी का काम करेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।